नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमावत ओमेगा डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपन ने सितंबर 2019 में जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के पेपर के संबंधित कुछ एक क्वेश्चन हल किए थे। आज अपन मार्च 2019 में जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर हुआ है उसमें फिजिक्स के संबंधित जो क्वेश्चन आए एक शिफ्ट में, उनको आज अपन हल करते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में देखो, पहला क्वेश्चन है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि आर की वैल्यू आपको दे रखी है 3 ओम है और आपको एक सर्किट ये दे रखा है। इस सर्किट में देखो आपको पहचान करनी होती है कि आपके पास प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो तरह से अपन करते हैं। एक तो देखो अपन ये करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की अपन बात करते हैं, जिसमें अपन ये कहते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होगा, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। और उसमें अपन ये करते हैं कि परिणामी जो प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यदि मैं परिणामी अपन आर सीरीज से लिखता हूँ तो आर एस लिख देता हूँ, और उसमें अपन ये करते हैं कि सभी प्रतिरोध होते हैं उनका सभी का योग करें, तो ये आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ये अपन बता देते हैं आर एन यदि प्रतिरोध जुड़े। समांतर क्रम संयोजन की अपन बात करते हैं, या इसको अपन ज्यादातर ये भी कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, या अपन इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल देते हैं। और उसमें अपन ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान क्या होता है, समान होता है। इसमें विद्युत धारा समान होती है, इसमें विभव वो एक समान होता है। और इसमें अपन ये करते हैं कि परिणामी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम का जो मान है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये अपन ये करते हैं कि आपके पास समांतर क्रम संयोजन होता है। अब इस सर्किट की अपन बात करते हैं। जैसे देखो अपन ये इतना सा अपन यदि भाग लें, देखो अपन ये जो भाग ले रहे हैं इस भाग की बात अपन करते हैं। शुरुआत अपन इसी से जोड़ते हैं, तो इसको तो बिल्कुल एकदम अपन सीधा करके देखें तो अपने को ये लगेगा कि ये दोनों प्रतिरोधों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में होगा। और श्रेणी क्रम में होगा, अपन इनको देखो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इनको अपन पहले एक बार नामांकित कर लेते हैं। R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं, इसको R4 कह दें, और ये लास्ट वाला अपन क्या मान ले, R5 कह देते हैं। अब देखो यहां से अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो देखो आपके पास मैं कह रहा हूं कि R2 और R3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि देखो यहां से अपन यदि चलना शुरू कर रहे हैं तो कहीं भी आपके पास धारा है वो दो भागों में डिवाइड नहीं हो रही है। एक अपन एक सीरीज के रूप में आगे से आगे चलते रहते हैं, यहां तक की बात कर रहा हूं। इतने से भाग को अपन ये कर रहे हैं, तो ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध आर एस है, वो अपन ये कर देंगे R2 + R3। तो आर एस के बराबर क्या हो गया, R + R हो गया। तो आर एस के बराबर क्या हो जाएंगे, 2R हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का अपन देखो एक सीरीज में अपन यदि कर लें तो अपना देखो जो सर्किट बनेगा वो सर्किट देखना देखो कैसा हो गया। देखो ये जो परिपथ बना हुआ है उस परिपथ को अपन देखेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल ये हो गया। अब देखो अपने पास इन दोनों की तो बात अपने को करनी है, तो ये हो गया आपके पास R4 वाला। अब अपने पास अपन ने ये RS याद कर लिया, तो ये आपके पास एक जो सर्किट बन गया, इस सर्किट की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने गोले में बंद किया है, ये आपके पास ये बन गया। अब इसको देखो अपन इन दोनों ये दोनों देखें तो देखो अपन RS और अपन R4 की बात करते हैं, तो कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में हो गया तो देखो अपन समांतर में 1/RP लिख दें, और 1/RP लिखेंगे तो 1/RS + 1/R4 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1/2R, और ये क्या हो गया, R हो गया। इसको अपन एलसीएम लेके लिखेंगे तो देखो 2R एलसीएम आ गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ अपन करें तो 2 हो जाएगा। और 1/RP के इक्वल अपन लिख रहे हैं, तो 1/RP यदि अपन लिखेंगे तो 1/RP बराबर ये क्या हो जाएंगे, 3/2R। और ये यदि अपन कर रहे हैं तो RP के इक्वल क्या हो गया, 2R/3 हो गया। अब आपके पास देखो ये सर्किट रहा है वो आपके पास यही तो बच गया। देखो अपने पास अपन ने जिस गोले को अपन ने हल कर लिया अभी, और इस गोले को हल करने के बाद ये हो गया। अब देखो अपन यहाँ जो मैं दोनों की जगह देखो यहाँ पे लिखना चाहूं तो इनकी जगह अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1/ ये अपन RP लिखते हैं। अब अपने को यहाँ देखो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी को यहाँ से पकड़ो और इसको बिल्कुल सीधा कर दें, तो जो बच गया वो आपके पास कौन से क्रम में हो गया, देखो श्रेणी क्रम हो गया। क्योंकि देखो यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ
तो वापस अपन यहाँ बी के ऊपर पहुंचते हैं, तो एक अपन सीरीज के रूप में ही चल रहे हैं, कहीं भी धारा है वो दो भागों में डिवाइड नहीं हो रही है। तो अपन ये कह सकते हैं यहां से आपके पास जो टॉपिक बन रहा है वो अपन ये कह देंगे R1, R5 और Rp। ये अपन ये कह देंगे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में होगा, और श्रेणी क्रम में होगा तो उनका परिणामी प्रतिरोध RS डैश अपन कह देंगे। तो R1 प्लस RS, जो अपन ये कह रहे हैं कि R5 अपन कह रहे हैं, तो ये R5 हो गया और ये आपके पास Rp हो गया। अब इनको देखो अपन हल करें तो R1 का मान R हो गया, ये भी R हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2R/3 हो गया। RS के इक्वल हो गया S डैश के, तो RS अपन एलसीएम लेके हल करेंगे तो देखो एलसीएम आएगा 3 और ये 3 और ये 2, तो 8R/3 हो गया। अब वैल्यू देखो अपने को R की दे रखी है ऑप्शन में, कई बार अपन यहां तक हल कर लेते हैं और ऑप्शन ये देखते हैं कि 8/3 R दे रखा अपने को, ऑप्शन देखते हैं अपन टिक कर देते हैं, जबकि R की वैल्यू अपने को दे रखी है अभी। तो R की वैल्यू यदि अपन यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 जो अपन RS डैश इक्वल करें तो ये क्या हो गया 8/3 R हो गया। R की वैल्यू अपन ये कहेंगे तो 3 ओम दे रखी है, तो ये आपके पास कितने हो गए 8 ओम हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे देखो अपन और भी जब अपन टॉपिक शुरू करेंगे तो श्रेणी और समांतर बहुत सारे अपन ऐसे बहुत क्वेश्चन है वो हल करेंगे, जिसमें अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के संबंधित भी करेंगे, मीटर सेतु की संबंधित भी करेंगे, प्रतिरोधों की संयोजन के संबंधित भी करेंगे। डायग्राम बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन देखना, देखो उसी सीरीज का देखो दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है। क्वेश्चन जो सेकंड है वो ये दे रखा है कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र तरंगदैर्ध्य के पदों में क्या होगा, तरंगदैर्ध्य के पदों में क्या होगा। ये आपको लोगों सेकंड क्वेश्चन दे रखा, ऑप्शन अलग अलग आपको दे रखे। पहले अपने पास देखो ये क्वेश्चन करने से पहले अपने को ये होना चाहिए कि फोटोन होता क्या है, फिर आगे की बात अपन करते हैं कि यहाँ अपना क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। तो फोटोन अपन ये कह देंगे कि एक ऊर्जा से निहित एक क्या होगा कण होगा। जैसे अपन जब खाना खाते हैं अपन कभी भी एक साथ खाना नहीं खाते हैं, छोटे छोटे बाइट के रूप में खाते हैं, वैसे ही फोटोन में भी देखो अपन ये कहते हैं कि जब ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण कहते हैं या उत्सर्जन होता है, तो वो अपन ये कहते हैं छोटे छोटे कणों जो अपन ये कहते हैं कि सतत रूप में आपके न होकर विविध रूप से होता है, और अपन उन विविध रूप से होता है तो अपन ये उनको जो कह देते हैं कि क्वांटा कह देंगे, और उन क्वांटाओं का समूह क्या बनेगा फोटोन होगा। फोटोन अपन ये कह सकते हैं ऊर्जा से निहित एक कण होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करता है और इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है 0 होता है। अब देखो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो अपन इसे लिखते हैं कि फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा की जो अपन बात करते हैं, फोटोन की ऊर्जा है वो अपन ये कहते हैं कि आवर्ती के समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती है। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ अपन ये कहते हैं H आता है, और H वो यहाँ पे क्या होता है प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक है। अब हो सकता है जब प्लांक नियतांक, लेकिन अपने वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा फोटोन की ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के पदों में, तो आवर्ती को अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं तरंगदैर्ध्य के रूप में लिख सकते हैं। आवर्ती के बराबर ये होता है c/λ, तो इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा क्या होगी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी कह सकता था फोटोन की ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य के मध्य ग्राफ निम्न में से कौन सा है, अलग अलग ग्राफ बना के दे दे। या यहाँ से क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि प्लांक नियतांक है उसका आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो आपके पास प्लांक नियतांक है उसका अपन ये कहते हैं कि सूत्र क्या होता है, या इसका अपन ये कहते हैं मात्रक यूनिट क्या बनेगी, या आपको ये कहते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है विमा क्या बनेगी। इसका भी देखो क्वेश्चन यहाँ से कर सकता था। क्वेश्चन देखो ये जैसे अपन देखो H इक्वल ये भी लिख सकते हैं क्या न्यू अपन कह दें, और अपने को पता आवर्ती होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के तुल्य होती हैं, तो ये भी अपन कह सकते हैं ET अपन कह देंगे। तो H का देखो यहाँ से अपन मात्रक करें तो क्या हो जाएगा जूल सेकंड अपन कह सकते हैं, और यहीं से अपन इसका भी में डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। तो H प्लांक नियतांक वाला क्वेश्चन कह सकता है, और डायरेक्टली अगले ने क्वेश्चन किया कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र तरंगदैर्ध्य के पदों में क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखना कि अपन जब भी चुंबक बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन है
थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है कि चुंबक बनाने में प्रयुक्त पदार्थ दे रखा है। चुंबक बनाने में प्रयुक्त धातु निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? ऐसा आपको एक ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन अलग अलग आप दो क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबक बनाने में प्रयुक्त धातु निम्न में से कौन सी है, और वो कौन सी की बात अपन यदि करें तो देखो यहाँ ज्यादातर देखो अपन देखते हैं कि अपन घरों में भी अपन देख लें कि घड़ी की जो सुई होती है वो सुई आपके पास चलती है, अपन जो आपके पास चलती रहती है उनमें भी अपन बता सकते हैं कि वो सुई किसकी बनी होती है, और वो चुंबक आपके बाद हो एक सेल के द्वारा ही, तो जो जैसे अपन सेल है तो सेल में जो ऊर्जा उस ऊर्जा के द्वारा ही वो क्या हो रही है, चल रही है। तो वो अपन बता सकते हैं कि इस चुंबक बनाने में जो प्रयुक्त धातु होती हैं वो यदि अपन एक तो देखो मिश्र धातु होती है एल निको, नाम से स्पष्ट है कि एल निको। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास निर्भर करेंगे कि एल निको यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों का जो मिश्रण है उनसे आपके पास जो मिश्र धातु बनाई गई वो एल निको चुंबक बनाने में प्रयुक्त होती है। और यदि अपन स्थायी चुंबक की बात अपन कर रहे हैं तो जो अपन ये कहते हैं विद्युत चुंबक बनाने में भी अपन कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक बना रहे हैं तो नरम लोहे का उपयोग करके भी अपन बता सकते हैं। यहाँ से देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, नरम लोहे का ही बना हुआ होता है। और नरम लोहे का उपयोग किसमें अपन कर रहे हैं कि विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक अगला देखो क्वेश्चन के रूप में भी अपन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो क्रोड अपन बता सकते हैं कि वो क्रोड है वो किसका बना हुआ होता है, नरम लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना कि आपको दे रखा है कि चालकता का मात्रक क्या है। देखो ऑप्शन में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से चालकता का मात्रक क्या है। अब चालकता का मात्रक यहाँ पे देखो चालकता का मात्रक क्या है। ऑप्शन आपको अलग अलग दे रखे हैं, वो ऑप्शन है वो अपन वो कैसे भी डिपेंड करें, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि पहले चालकता है क्या भी। तो चालकता से पहले देखो मैं बात करता हूं प्रतिरोध की। प्रतिरोध होता है वो अपन ये बताते हैं कि किसी भी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उस रुकावट का नाम ही क्या होता है, अपन प्रतिरोध कहते हैं। अब वो प्रतिरोध होता है वो चालक के ऊपर कैसे निर्भर करता है, जैसे अपन देखो चालक जो अपन ये कहते हैं कि चालक के ऊपर कैसे निर्भर करेगा, तो चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है। और चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मैं एक साथ यदि लिखना चाहूं तो एक साथ यदि अपन लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ अपन ये कह देंगे कि ये अपन बता सकते हैं। अब अपने पास ये हो गया कि ये रो क्या है, तो रो को अपन बोलते हैं यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो रो है यहाँ अपन कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की बात अपन कर देंगे। अब रो यदि विशिष्ट प्रतिरोध है तो अपन विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होते हैं वो अपन क्या कहते हैं, चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम हो किसके तुल्य होगा, चालकता के। तो अपने को मात्रक पूछ रहा है तो अपने को ये होना चाहिए कि पहले विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है भी, और इसका यदि अपन मात्रक बता सकते हैं तो अपन इसके चालकता का मात्रक बता देंगे। तो यहाँ से देखो अपन इस वाले फॉर्मूले से रो की इक्वल यदि अपन निकालें तो यही हुआ क्या। अब देखो रो का मात्रक देखना है, यहाँ से क्या बनेगा, प्रतिरोध का मात्रक बोलो क्या हो गया ओम, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, ये अपन काट देंगे। तो यहाँ से रो का मात्रक देखो क्या निकल के आया, रो का मात्रक है वो अपन ये कह सकते हैं कि ओम मीटर, ये आपके पास इसका मात्रक निकल गया है। ऑप्शन में ओम मीटर भी आपको मिलेगा, लेकिन अपने ऑप्शन है देखो अपने को बताया है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता पूछ रहा है, तो इसको जब अपन यदि लिखेंगे तो ये क्या हो गया, इसकी जगह अपन मात्रक लगा देंगे ओम मीटर अपन कह देंगे। अब इसको जब अपन ऊपर लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होगा। अब ओम इनवर्स की आपके पास ऑप्शन में नहीं है, ओम इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। ओम इनवर्स को अपन क्या कह देंगे, सीमेंस अपन कह देंगे। तो ये आपके पास ये कह देंगे सीमेंस।
ठीक है। और सीमेंस मीटर इनवर्स अपन बता सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन में मिले तो ये अपन बता देंगे, और ये दिख रहा तो ये अपन बता सकते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना। तो वो अपन ये बता देंगे कि चालकता का मात्रा का वो अपन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कि अगला क्वेश्चन था उसमें कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना निम्न में से कौन सी घटना है। कि प्रकाश के देखो आपके पास घटनाओं के संबंधित है, तो 12th क्लास में अपन देखो प्रकाश के संबंधित जो जो घटनाएं अपन पढ़ते हैं, उन घटनाओं में देखो कौन कौन सी अपन घटनाएं हैं वो पढ़ सकते हैं। कि 12th क्लास जो अपन देखो 12th क्लास में पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो देखो 10th बेस पे भी पढ़ते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा अपन टॉपिक पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब अपन घटनाएं जो कह रहे हैं वो प्रकाश की दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा अपन टॉपिक पढ़ते हैं वो प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन। इन घटनाओं के ऊपर कोई ना कोई घटना जरूर दे रखी है। कि जैसे देखो अपन ये कहें कि गिलास में पानी अपन भर दें, उस पानी से भरे हुए गिलास में जब अपन सिक्का डालते हैं तो ऊपर से अपने देखने पर सिक्का है वो क्या होता है, उस गिलास के तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। उस पानी से भरे हुए गिलास में यदि अपन पेंसिल रखते हैं तो उस पेंसिल का आगे का सिर अपने को क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब घटनाएं होती है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। सूर्य उदय होने से पहले अपने को सूर्य उदय होने का आभास हो जाता है 2 मिनट पहले। सूर्यास्त होने के बाद भी अपने को क्या होता है 2 मिनट तक अपने को सूर्य जो अस्त हुआ नहीं दिखाई देता है। ये घटनाएं भी क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के अपवर्तन की ही घटनाएं होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं में अपन वो कह देते हैं कि मरीचिका अपन बता देते हैं, हीरे का अपन ये कहते हैं, कांच की जो एक नलिका ले अपन और उसको अपन पानी के गिलास में रखें और धूप से अपन देखते हैं तो वो हीरे की तरह आपको चमकती हुई दिखाई देती है। ये सब अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं में अपन बता सकते हैं। अब अपने बात हो प्रकाश का परिकीर्णन, तो प्रकाश का परिकीर्णन होता है वो रेले नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया। और प्रकाश के परिकीर्णन की मात्रा है वो ये कहेंगे, रेले नामक ने कहा कि प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक हुआ इसका मतलब आपके पास उसके जो प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। जैसे लाल रंग का अपने को ये कह रहे हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य वो लाल रंग का दिखाई देता है, तो लाल रंग का दिखाई देने का रीजन देखो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग का अपन ये कह सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अपन ये कहते हैं विग्योर वाले फॉर्मूले से अपन देखते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पे अपन बता सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। बैंगनी सबसे कम है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है। अब देखो यहाँ उसका तरंग दैर्ध्य अधिक हुआ तो प्रकाश की तीव्रता उसके लिए क्या होगी, कम होगी। तो कम हुई आपके पास, इसका मतलब वो आपके पास क्या होंगे, ज्यादा फैला हुआ आपके पास। ज्यादा परिकीर्णन का मतलब होता है फैला हुआ दिखाई देना, और फैला हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब अपन कह सकते हैं प्रकाश के परिकीर्णन की घटना पे क्या होते हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, यहीं से अपन अपवर्तन वाली घटना के ऊपर अपन बता सकते हैं। अपवर्तन वाली घटना में अपन ये करते हैं, देखो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुनना फिर अपवर्तन वाली घटना को उसके साथ अपन जोड़ देंगे कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है या किस राशि पर निर्भर करता है। अब वो अपन देखो यहीं से बता सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिकीर्णन की घटनाओं के ऊपर अपन बता सकते हैं। और वो क्वेश्चन है वो देखो सुनना कि प्रकाश का रंग किस राशियों के ऊपर निर्भर करता है। तो वो अपन बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और विचलित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ दो तरह की घटनाएं घटित होती हैं। देखो कई बार प्रकाश किरण अपन ये कहते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल से यदि सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जानी तो चाहिए थी यूं बिल्कुल देखो सीधी, लेकिन अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और ये अपन क्या बता देंगे, अभिलंब बता देंगे। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया, ये आपके पास क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण हो गया। विरल से सघन की बात में कह रहा हूं।
दूसरी घटना देखो, यदि मैं कहता हूं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की यदि अपन बात करते हैं तो प्रकाश किरण जानी तो चाहिए थी यूं, लेकिन अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो जाती है। ये कौन, आई हो गया, ये आ हो गया। अब यहाँ दोनों घटनाओं में देखना कि आपके पास कैसी घटनाएं घटित हुई है। विरल से सघन में जब प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, जैसा अपन ने यहाँ कहा कि विरल से सघन में यदि प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुकेंगे, अभिलंब की ओर झुकना। और अभिलंब की ओर झुकते हैं तो आई ग्रेटर देन क्या होता है, आर होता है। जब सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अपन ये कहते हैं कि अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आई लेस देन आर हो गया। एक तरह से देखो, एक तो नजदीक आ रही है और एक क्या हो रही है, दूर जा रही है। इसका मतलब दूरी पे डिपेंड कर रही है। क्यों दूरी है आपके पास, एंगल वाली स्थिति, अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसका मतलब एक तरह से दूरी पे डिपेंड कर रही है। और दूरी पे यदि वो डिपेंड कर रही है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, प्रकाश का रंग दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब किस पे निर्भर कर रहा है, तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। और तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो अपन ने अभी कहा है कि विग बिगोर वाला फॉर्मूला कहा है। और इसमें आर का जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अपन क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक कर रहे हैं, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम अपन कर रहे हैं। वो स्थिति अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि हुक का नियम क्या परिभाषित करता है। देखो हुक का नियम अपने पास देखो ज्यादातर अपन देखते हैं तो 15 से 20 नियम ऐसे बनते हैं जो फिजिक्स में अपने को याद रखने पड़ते हैं। 11th और 12th यदि अपन मिला दें तो देखो ज्यादातर इन नियमों के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। और इन नियमों में देखो आपके पास क्वेश्चन किया है कि हुक का नियम क्या परिभाषित करता है, हुक का नियम क्या परिभाषित करता है। देखो हुक का नियम वो आपको क्या परिभाषित करता है, इसके संबंध देखना। पहले जो हुक का नियम किन को डिपेंड करता है, देखो हुक का नियम होता है वो अपन ये कहते हैं कि ठोस पदार्थों के जब अपन स्थूल गुण पढ़ते हैं, ठोस पदार्थों के स्थूल अपन गुण यदि पढ़ते हैं, उस दौरान अपने पास एक टॉपिक आता है कि विकृति होती है और एक आपके पास होता है प्रतिबल होता है। और विकृति और प्रतिबल के प्रत्यास्थता सीमा में जो उनको अपन संबंध जो देता है वो कौन देता है, हुक नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया और उस नियम को अपन क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। तो हुक का नियम अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया जो प्रतिबल होता है और उस प्रतिबल होता है, प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया जो प्रतिबल होता है और उस वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वो प्रतिबल है वो अपन ये बता सकते हैं विकृति के समानुपाती। और प्रतिबल यदि विकृति के समानुपाती है, इसका मतलब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आना है और इस नियतांक ई को अपन क्या बोल देंगे, प्रत्यास्थता गुणांक अपन कह सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक अपन कह सकते हैं। यहां से देखो प्रतिबल और विकृति के मध्य जो संबंध देता है वो हुक का नियम अपन बता सकते हैं। और बताने को दो यहाँ से क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात है वो आपके पास क्या कहलाएगा, हुक का नियम अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन यहाँ तक अपन ये कह सकते हैं हुक के नियम के संबंधित अपन जो क्वेश्चन है वो बता देंगे। अब देखो उसके अलावा क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक वोल्टेज नियतांक, वोल्टेज मान नियतांक होता है। जैसे देखो मैंने अभी आपको कहा था कि प्लांक नियतांक वाला क्वेश्चन कर सकता है, वैसे एक क्वेश्चन किया है कि वोल्टेज मान नियतांक, वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक क्या होता है। अब वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा है कि वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। वैसे अभी अपने क्वेश्चन की बात की है और वो क्वेश्चन आपके पास क्या था कि वोल्टेज मान नियतांक, तो वोल्टेज मान नियतांक यहाँ पे क्या है, के है और के का यहाँ पे अपन बात देखो यहाँ मात्रक कह रहा है। तो अपन मात्रक की बात यदि अपन करते हैं तो यहाँ जो वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक क्या बनेगा, वो मात्रक देखो आपके पास क्या होगा कि अपन वोल्टेज मान है नियतांक। अब देखो एक यहाँ एक छोटा टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, एक स्वतंत्र कोटियों की बात होती है। किसी कण की स्थिति
या अभिविन्यास को व्यक्त करने वाले चरों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज मान नियतांक अपन कहते हैं, ठीक है ना। अब वो वोल्टेज मान नियतांक है, वो अपन उनको स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। एकल परमाणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या अपन वो 3 करते हैं। एकल परमाणु के लिए अपन स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी करते हैं, 3 करते हैं। और उस एकल परमाणु के लिए अपन यदि ऊर्जा अपन कहते हैं ना, तो उस ऊर्जा का मान अपन ये करते हैं 3/2 kT होता है। अब के यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज मान नियतांक होता है। और वो के यदि वोल्टेज मान नियतांक है तो के का मात्रक चाहिए अपने को, और के का मात्रक अपन लिखेंगे तो देखो के के इक्वल पहले अपने को वैल्यू चाहिए, और के के इक्वल यदि अपन वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है तो अपन ये कह देंगे E/T। यहाँ से देखो अपन नियतांक वाली बात है वो अपन, चलो इसको भी देखो, नियतांक को भी अपन ये लिखना चाहे तो यही बनेगा आपके पास। अब नियतांक है उनके लिए तो कह नहीं सकते, कोई मात्रक नहीं होगा, तो के का यहाँ से मात्रक है वो देखना दो क्या हो गया, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन। तो जूल प्रति केल्विन वो अपन इसका मात्रक बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि आपको केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस दे, लेकिन देखो आपको ताप की ऐसा यूनिट की बात करनी है। एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन करते हैं ताप का मात्रक क्या होता है। अपन आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, अपन एक दूसरे से सुनते हैं कि अपन आज का ताप है वो कितना है, तो अपन ये कह देते हैं कि 44 डिग्री सेल्सियस था, 42 डिग्री सेल्सियस था, आज तो आंकड़ा वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डिग्री सेल्सियस वाली बात अपने ज्यादा ध्यान में रहती है, लेकिन ताप की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, केल्विन होती है। तो इसलिए याद रखना है कि अपन यहाँ पे ताप की जो यूनिट लिखेंगे वो केल्विन लिखेंगे, जूल प्रति केल्विन अपन इसके यूनिट बता सकते हैं। तो ये अपन वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक अपन बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखना कि अपन ये कह रहे हैं कि आपको एक कह रखा है कि एक धातु है और उस धातु पर आवेश की मात्रा ये कह दें 3.2 × 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। या मैं कह दूं कि किसी धातु के ऊपर अपन ये कह दें इतना आवेश अपन स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, इतना आवेश दें, तो उस धातु से कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना होगा, धातु से कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना होगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को पूछ रहा है। तो देखो 12th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था आवेशों का गुणधर्म, जिसमें अपन अलग अलग ये कह रहे थे कि पहला गुणधर्म है वो अपन बता रहे थे, जिसमें अपन आवेश संरक्षण नियम पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है आवेशों का योज्यता नियम पढ़ा। तीसरा अपन ने कहा आवेशों का क्वांटमीकरण पढ़ा। चौथा गुणधर्म है वो अपन ने आवेशों की निश्चलता के बारे में पढ़ा। तो आवेशों के क्वांटमीकरण की मैं यदि बात करता हूं तो क्वांटमीकरण क्या कहलाता है कि किसी भी धातु के ऊपर या किसी धातु के ऊपर उपस्थित मुक्त आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है तो अपन ये कह देंगे कि आप इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान इतना होता है, ये अपन बता सकते हैं। और एन होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन बता देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन कहें तो ये हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला। एन का जो क्यू का जो मान कह रहे हैं वो ये अपन बता देंगे, 1.6 × 10⁻10 अपन बता देंगे, ठीक है ना, 1.6 × 10⁻19। अब इसको अपन यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये अपन यदि काटते हैं तो 2 हो गया, और घातों को ऊपर लाएंगे तो ये 10⁹ अपन इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। ये अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात अपन कर सकते हैं। एक बात और याद रखने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के क्वांटमीकरण की अपन जो बात करते हैं वो क्वांटमीकरण वाली बात होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो एक पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, और ये आपके पास 10 की घातें हैं वो दो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जितने 10 की घातें उतने अपन यहाँ पे क्या कर लें, शून्य है, तो एक पूर्णांक संख्या बनी हुई है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी किया गया अभी एग्जाम में कि किसी धातु को अपन यदि इतना आवेश दें, क्या किसी धातु के गोले को इतना आवेश दिया जा सकता है? ऑप्शन में हो सकता है हाँ ना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या अपन कुछ कह नहीं सकते, ऐसा आपको ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखना, पहले अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद अपन ये कहेंगे कि उस धातु के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि पूर्णांक आती है, पूर्णांक संख्या के रूप में आती है, तो अपन ये कहते हैं उस धातु के इतने इलेक्ट्रॉन अपन दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखना कि एक आर त्रिज्या की आपके पास एक छोटी गोली है, उसको द्रव्य में गिराया जाता है, तो उसका वेग होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो अपन ये बता सकते हैं कि एक आर त्रिज्या की गोली को अपन द्रव्य में गिराते हैं
तो शुरुआत में उसका वेग क्या होता है, देखो आपके पास है, देखो अपन जैसे एक लोहे की गोली को जल से भरी हुई बाल्टी में अपन गिराते हैं, शुरुआत में वो गोली है वो द्रव्य में क्या होती है, तेजी से जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे क्या होती है, द्रव्य की परतें रहती हैं, वो परतें क्या करती हैं, उस गोली के गिरने का विरोध करते हैं, विरोध के कारण वो क्या होती है, एक नियत वेग से गिरने लगती हैं। और उस जो विरोध जो करने वाला जो बल होता है, जब द्रव्य अपन किसी गोली को द्रव्य में गिराते हैं तो गिराएंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि उसे गोली का द्रव्य की परतें वो विरोध करती हैं, विरोध करने वाले बल को अपन कौन सा बल कह देते हैं, श्यान बल कह सकते हैं। और वो श्यान बल होता है वो अपन ये कह सकते हैं 6 पाई आर नीटा बीटी होता है, ठीक है। और यहां से अपन देखो यही कह रहा है क्वेश्चन, वापस से सुनना, आर त्रिज्या की एक गोली को द्रव्य में गिराया जाता है तो उस गोली का वेग होता है, ये कहते हैं आर त्रिज्या की गोली को द्रव्य में गिराया जाता है तो उस गोली पर लगने वाला बल होता है, बल एवं वेग में क्या संबंध होता है, तो यहाँ देखो बल और वेग, तो ये देखो आपके पास आर होता है उसकी त्रिज्या है, नीटा है वो अपन ये कह सकते हैं श्यानता गुणांक। लास्ट वाले वीडियो में देखना अपन ने क्वेश्चन किया था, वहां क्वेश्चन में आया हुआ है कि श्यानता गुणांक की आपको 4 विमाएं दे रखी थी, एक देखो एक विमा दे रखी थी, 4 ऑप्शन दे रखे थे, निम्न में से ये विमा किसकी है, तो वहां अपन ने याद हो तो ये श्यानता गुणांक की विमा वहां पे बुझी गई, आपको क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर दो श्यान बल और इनमें दो क्या संबंध हो गया कि श्यान बल होता है वो वेग के समानुपाती होता है, अंतिम वेग होता है भी, जिस वेग से गोली है वो द्रव्य में अंतिम नीचे की ओर गिरने लगती है उस वेग को अंतिम वेग कह रहे हैं, और वो अंतिम वेग के यहाँ पे क्या समानुपाती है। यहाँ से देखो श्यानता गुणांक की विमा वाले क्वेश्चन भी किया गया है, श्यानता गुणांक का विमा का क्वेश्चन हो सकता है, श्यानता गुणांक का अपन विमा की जगह यदि यहाँ से इसका मात्रक बता सकता है, CGS और MKS मात्रक वाला क्वेश्चन वो कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और देखना, देखो लास्ट एक क्वेश्चन और देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखो कैसा किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के सिंबल को मैंने E से लिखा है, प्रोटॉन का सिंबल है वो मैंने P से लिखा है, और उसको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में अपन ये करें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, तो किसके ऊपर बल है वो सर्वाधिक लगेगा, प्रोटॉन पे लगेगा या इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। आपको याद हो तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति बता रहा है अभी, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराएं तो विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो विद्युत क्षेत्र यदि अनुपस्थित है तो उसके ऊपर लगने वाला लोरेंज बल होता है वो ये होता है QV क्रॉस B, और QV क्रॉस B होता है, क्रॉस को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा साइन ऑफ थीटा, अब थीटा की वैल्यू अपन कितनी कर देंगे 90, तो यहाँ F के इक्वल क्या हो गया QVB हो गया क्या, ठीक है। और साइन जो साइन 90 की वैल्यू वो कितनी कर देंगे अपन 1 कर देंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से, चुंबकीय क्षेत्र में देखो B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है एक समान वेग से, तो वेग भी देखो निश्चित हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहे वो भी निश्चित हो गई, इसका मतलब बल किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश पे, और आवेश की बात अपन यदि करें और आवेश का भी अपन क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड पे निर्भर कर रहा है, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश का जो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों पे उपस्थित आवेश का मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इसका मतलब आवेश दोनों पे समान है और बल है वो आवेश के मैग्नीट्यूड पे निर्भर कर रहा है, इसका मतलब बल किस पे सर्वाधिक लगेगा, दोनों पे ही क्या होगा एक समान रूप से बल वो लगेगा। तो ये अपन बता सकते हैं कि आपके पास ये अपन ये कह रहे हैं कि मार्च 2019 में जो एक्सिट में जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसके फिजिक्स से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन थे वो अपन ने आज हल किए। अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन जब भी वो क्लास होगी उस क्लास में अपन जो एक्स ग्रुप के संबंधित फिजिक्स के संबंधित अपन नई वीडियो में फिजिक्स के संबंधित नया टॉपिक लेकर अपन शुरुआत करेंगे।